क्या आपको भाव तोरसेकर से मिलना है? क्या आपको विष्णु शंकर जैन से मिलना है? या आप आनंद रंगनाथन से मिलना चाहते हैं? जी हाँ, 25 से ज्यादा वक्ता होंगे एक ही शहर में। 21 मार्च को मिलते हैं मुंबई में। अभी ही रजिस्टर करें क्योंकि सीटें बहुत कम हैं। इस आंदोलन में अपना सहयोग दें और राष्ट्र की आवाज बने। इस राष्ट्रवादियों के कुंभ में हर एक राष्ट्रवादी को आना चाहिए और इतिहास का हिस्सा बनना चाहिए। रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नेहा दास जी। स्वागत कर रहा हूं डॉक्टर नेहा दास जी का। डॉक्टर नेहा दास जी आजकल काफ़ी सुर्खियों में हैं और मैं परिचय करा दूं, आप वैसे तो कंसल्टेंट डॉक्टर हैं, लेकिन आप एक्टिविस्ट भी हैं और विशेषकर रिजर्वेशन और एट्रोसिटी लिटरेचर के मैटर्स में लिखती रहती हैं और अपने आप को जीसी एक्टिविस्ट कहलाना पसंद करती है, विच इज़ अ न्यू कैटेगरी, नॉट मच सॉट आफ्टर, बट डेफिनेटली इट इज़ देयर। तो नेहा जी, यूजीसी का मामला जो है वो अभी भी सुर्खियों पर है, यद्यपि हम लोगों ने एक आंशिक सफलता प्राप्त कर ली कि उसको कोर्ट के माध्यम से स्टे करवा दिया। सही पूछे तो हमें उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी स्टे कर देगा कोर्ट, लेकिन मुझे लगता है कि कोर्ट भी जो है वो आजकल सोशल मीडिया देखने लगा है। तो पहले वो अपने क्यूज़ जो था वो मेन स्ट्रीम मीडिया से लेता था, अब शायद सोशल मीडिया से भी लेने लगा है, विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि सोशल मीडिया पे ज़्यादा डाइवर्स और ज़्यादा ओपन डिस्कशंस होते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया तो आपको पता है, मेरा तो वो ऐसा है कि जब मैं हुआ करता था अपने कॉलेज में, मैं 3 साल तक ट्राई करता रहा कि मेरा कोई एक लेटर टू एडिटर छप जाए, लेकिन नहीं छपा। आई वाज इन कलकत्ता और वहाँ पे केवल स्टेट्समैन और टेलीग्राफ 2 ही पेपर हुआ करते थे। तो मेन स्ट्रीम मीडिया का तो हाल आज भी वही है। तो ये जो पूरा का पूरा हुआ ये यूजीसी वाला, डू यू थिंक इट इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज? क्योंकि ये मैटर ना केवल हाईलाइट हुआ, एक कंसोलिडेशन भी हुआ। और सही पूछे तो जो मेरी अंदर की इंफॉर्मेशन है कि एक रिट्रीट भी की, सरकार ने भी की और जो लोग हैं उन्होंने भी की। हालांकि जो बेसिक उनका जो आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क है वो अभी भी वैसा ही है। अभी हमको सुनने को मिला कल मोहन भागवत जी से कि हिंदू जो है वो एक संज्ञा नहीं विशेषण है। पता नहीं कितने लोग समझ पाए उसको, लेकिन बड़ी खतरनाक बात है। साहब कि हिंदू तो कुछ होता ही नहीं है, ये तो केवल एक विशेषण है। जैसे आप अपने नाम के आगे डॉक्टर का विशेषण लगा लेते हैं, उसी तरह से हम अपने नाम के आगे हिंदू का विशेषण लगा सकते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं है। आइडेंटिटी नहीं है हमारी। तो ये जो पूरी कंट्रोवर्सी हुई, पहले उस पे बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर उसके पीछे चलेंगे। जी जी संजय जी, तो आपने जैसे कहा कि इट इज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, तो मुझे बिल्कुल ऐसा ही लगता है। बिकॉज अभी तक क्या था कि जो जनरल कैटेगरी वाले थे वो उतने कॉन्शियस नहीं थे अपने राइट्स को लेके, या फिर अगर वो देखते भी थे तो वो सोचते थे कि चलो जाने दो, कोर्ट तो रोक ही देगा, या फिर क्या फर्क पड़ता है। तो इस टाइप का एटीट्यूड में बहुत चीजें हो रही थी, लेकिन हम लोग इग्नोर करते हुए जा रहे थे उसको। तो यूजीसी की जो गाइडलाइन आई है उससे एक तरह से धक्का लगा है उन सारे लोगों को जो अभी तक ये सोच रहे थे कि अगर हम छोड़ देंगे, जाने देंगे, तो शायद सामने वाला हमको मतलब उतना कॉर्नर नहीं करेगा। तो अभी तक क्या हो रहा था कि ऐसे बहुत सारी पॉलिसीज बनती आ रही हैं पिछले 3-4 डेकेड से, मैं कहूंगी पिछले 30-40 सालों से ऐसे बहुत सारी कास्ट बेस्ड पॉलिसीज आई हैं जहाँ पे कि जनरल कैटेगरी को बेसिकली एक हाशिए पे रख दिया गया और धीरे धीरे उनके राइट्स जो है वो कम होते जा रहे हैं। लेकिन उनमें ये कॉन्शियसनेस नहीं थी, उनमें अवेयरनेस नहीं थी, उनको पता ही नहीं था कि उनके साथ हो क्या रहा है।
तो अभी जो ये गाइडलाइंस आई उनसे एक तरह से उनके मन में एक अवेयरनेस आया है, उनको केवल यूजीसी ही नहीं, उसको ये भी पता चला है कि चलो इससे पहले भी क्या-क्या हुआ था। तो इसी बहाने उनको एक अवेयरनेस आई, उनके अंदर एक कॉन्शियसनेस जागी है कि अब हो गया बहुत। क्योंकि ये एक टिपिंग पॉइंट है। इससे पहले तक सब कुछ जो टॉलरेट हो रहा था, अब वो उन्होंने साफ सोच लिया है कि इससे ज़्यादा अब हम टॉलरेट नहीं करेंगे। क्योंकि किसी को आप दबाते रहोगे तो एक लेवल पे आके उसका भी पेशेंस तो खत्म हो जाएगा। तो आई थिंक वो लेवल अब आ गया है और इट्स अ वेरी गुड थिंग बिकॉज़ मुझे पता था, जहाँ तक मुझे मालूम था कि आगे ऐसी और भी बहुत सारी पॉलिसीज़ आने वाली हैं। फॉर एग्जाम्पल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में रिज़र्वेशन का भी बिल ये लोग पेश करने वाले थे। प्राइवेट सेक्टर में रिज़र्वेशन की माँग उठ रही थी। वो तो एक प्राइवेट मेंबर्स बिल आया था, प्राइवेट मेंबर्स बिल हाँ, तो पास होता नहीं है जनरली। हाँ। तो इन्होंने एक्चुअली पार्लियामेंट कमिटी ने एक रिपोर्ट बनाई थी जो सबमिट भी हुई है पार्लियामेंट में, जो जिसमें उन्होंने ये रिकमेंड किया है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में रिजर्वेशन लाना चाहिए। तो उसका अभी आने वाला था, ये मुझे मालूम है कि ये एक आने वाला था। एंड देन प्राइवेट सेक्टर में तो रिजर्वेशन की मांग हो ही रही है। तो अभी मुझे एक दोनों तरफ से एक अच्छी चीज हुई है। जनरल कैटेगरी अपने राइट्स के लिए थोड़े से जागरूक हो गए हैं और साथ में सरकार को भी ये समझ में आ गया है कि अब जनरल कैटेगरी वाले चुपचाप सब कुछ नहीं सहेंगे। तो उनकी तरफ से जब पुशबैक आया है तो सरकार भी एक तरह से अपने कदम पीछे, जैसे यूजीसी में उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट के थ्रू ही सही, बट एक पीछे जो कदम आया है, तो आई थिंक आगे वो इस टाइप की पॉलिसीज बनाने से पहले 10 बार सोचेंगे कि भाई अगर हम ये करेंगे तो इसका क्या बैकलैश होगा। क्योंकि अब हम तो खैर चुपचाप नहीं सहेंगे, ये तो मुझे दिख रहा है कि अब लोगों में भी अवेयरनेस आने लगी है। तो ये दैट्स अ गुड थिंग, लाइक यू सेड, इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर बोथ द साइड्स आई थिंक। यस, इट इज डेफिनेटली। हालांकि मुझे ये बड़ी अजीब सी लगती है कि या तो देयर इज सम काइंड ऑफ अ डिसोनेंस विद इन द रूलिंग पार्टी, क्योंकि अभी हमने देखा थोड़े दिनों पहले बिहार के इलेक्शंस हुए थे, तो बिहार के इलेक्शंस में जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, तो बीजेपी ने ये जो कास्ट फार्मूला था वो नहीं चला था। उन्होंने जनरल कैटेगरी को ऑलमोस्ट 50% से ऊपर टिकट्स दिए थे और उसका नतीजा भी दिखा। क्योंकि एक चीज से सभी लोग भूल जाते हैं, व्हेन दे स्टार्ट कैलकुलेटिंग पॉलिटिकली इन कोल्ड कास्ट नंबर्स, जो व्यक्ति है वो रोबो नहीं होता है, और जो मिडिल क्लास होता है कहीं भी किसी भी, चाहे डेमोक्रेसी में देखें, यहाँ तक कि डिक्टेटरशिप में ही देखें, कि मिडिल क्लास जो होता है किसी भी देश में, वो उस देश की प्रोग्रेस का इंजन होता है और उस देश के विचारों का भी इंजन होता है। तो क्या इस इंजन को इग्नोर किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। आई थिंक जैसे कि आपने कहा कि जो सवर्ण समाज है वो हमेशा से हर चीज में, चाहे स्वतंत्रता संग्राम में अगर आप देखें तो वहां भी उन्होंने सबसे आगे बढ़ चढ़ के भाग लिया। देश के प्रोग्रेस में हर जगह वो आगे रहे हैं। तो ये कहना कि उनकी पॉपुलेशन कम है, उनका कंट्रीब्यूशन कम है, इसलिए उनको हर जगह से मार्जिनलाइज कर दिया जाए, ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि आप कहीं भी देखेंगे, किसी भी जगह में, वेदर आप इंडस्ट्री में देखें या आप मेडिकल फील्ड में देखें या आप म्यूजिक फील्ड में देखें, मतलब जो भी फील्ड आप देखेंगे उसमें जो ऊपर में सबसे ज्यादा नाम कमा रहे हैं वो डेफिनेटली उनमें से अधिकतर लोग जो है वो सवर्ण समाज के हैं। तो जो देश का नाम रोशन करना हुआ, उसमें हर जगह हम आगे हैं। जो मेहनत करती है, जो टैक्स भी हम भरते हैं, तो डायरेक्ट टैक्स में अगर आप देखेंगे तो उसमें भी कंट्रीब्यूशन जो है वो सबसे ज्यादा आई थिंक सवर्ण समाज का होगा। तो देश को आगे बढ़ाने में, देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में, देश की नाम करने में, हर जगह में हम कहीं भी मतलब पीछे नहीं, बल्कि सबसे देखा जाए तो हम आगे रहते हैं। तो फिर हमको इग्नोर करके या फिर हमको साइडलाइन करके देश आगे बढ़ जाएगा, ये सोचना तो बिल्कुल ही मुझे लगता है एक तरह से उनका एक भ्रम है। क्योंकि ऐसा कभी हो नहीं सकता है। जो जैसे आपने कहा कि इंजन जो पूरा रेल खींच रही है, अगर आप उसको इग्नोर कर देंगे तो डब्बे के अपने आप ही आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। इंजन तो एक है, डब्बे 20 है। बिल्कुल सही बात आपने कही।
पॉपुलेशन कम होने का मतलब कंट्रीब्यूशन कम होना नहीं होता है। तो कंट्रीब्यूशन में तो हम देखेंगे तो अगर देखा जाए तो हर जगह 80 to 90% कंट्रीब्यूशन डेफिनेटली हमारा रहता है। तो इग्नोर करके इवन वोट बैंक में अगर आप देखेंगे पॉलिटिकल पार्टीज में, इवन फॉर एनी पॉलिटिकल पार्टी, उसमें जो वोट बैंक वोट शेयर है उसमें सवर्ण समाज का भी काफी हद तक पार्ट रहता है। तो ये कह देना कि तुम्हारी पॉपुलेशन कम है, ये बिल्कुल ही गलत बात है। इनफैक्ट पॉपुलेशन कम भी नहीं है, जनरल कैटेगरी की इट्स अराउंड 30%। और अगर उसमें हम मतलब अगर हम टेक्निकली देखा जाए तो जो ओबीसी क्रीमी लेयर है वो भी जनरल में आती है। तो उस तरह से देखा जाए तो जनरल कैटेगरी तो 35-40% में आ ही जाते हैं। तो ये भ्रम फैलाया गया है कि जनरल कैटेगरी बहुत कम पॉपुलेशन है, तो इसलिए उनका कोई वैल्यू एज सच वोट के उसमें नहीं है। तो आई थिंक ये भ्रम तोड़ना। इस पूरे विवाद में ये भी देखा गया कि केवल SC/ST में हो चाहे ओबीसी में हो, एक बहुत ही छोटा सा तबका जो है वो उछल के वोकल हो रहा है, और बाकी सब जो है वो लगभग इस सिद्धांत के साथ है कि भाई बराबरी का व्यवहार होना चाहिए। बिल्कुल। ये जो आई थिंक हर एक कैटेगरी में ना कुछ डोमिनेंट कास्ट्स हैं। तो अगर आप देखेंगे तो पिछले जो 70 सालों में जो भी जो बेनिफिट्स उठाए हैं वो कुछ उठाते उठाते क्या हुआ है कि हर कैटेगरी में एक अपर कास्ट देखा जाए तो एस्टैब्लिश हो गई है। तो ओबीसी में भी कुछ डोमिनेंट कास्ट आ गए हैं, एससी में भी कुछ डोमिनेंट कास्ट है, एसटी में भी कुछ डोमिनेंट कास्ट है। और जितने भी बेनिफिट्स है अगर आप देखा जाए तो वही ऑलमोस्ट 70% जो बेनिफिट्स है वही डोमिनेंट कास्ट जो है वो कॉर्नर कर रही हैं। तो अब क्या है कि उनको सबसे ज्यादा डर है कि अगर रिफॉर्म्स किसी तरह के लाए जाए तो डेफिनेटली उनका नंबर तो लिस्ट से बाहर जाएगा, क्योंकि उन्होंने जो भी आरक्षण या जो भी पॉलिसीज का पहला जो क्राइटेरिया था दैट वाज बैकवर्डनेस एंड सेकंड थिंग वाज रिप्रेजेंटेशन, दोनों ही अचीव कर लिया है। तो सबसे पहले जो गाज गिरेगी रिफॉर्म्स की तो वो उनके ऊपर गिरेगी। इसलिए सबसे ज्यादा जो हल्ला मचाने का आप देखेंगे वेदर इट्स फ्रॉम द ट्राइबल साइड or whether it is from the Dalit side or from the OBC side, there will be 3 or 4 castes which are like most vocal। मतलब वो लोग सबसे ज्यादा हल्ला मचाते हैं कि भाई कुछ भी नहीं होने देंगे, हम टच नहीं करने देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो ये सारा कुछ ना वो वही लोग ड्राइव कर रहे हैं। बेचारे नीचे वालों को तो कुछ पता ही नहीं है और वो अपना हक मांगते मांगते थक गए। उनको तो आज तक सब कैटेगराइजेशन भी ढंग से नहीं मिला, ना क्रीमी लेयर लागू हुआ है, तो नीचे वाले तो नीचे ही रह गए अभी तक। तो यही सिचुएशन है फिलहाल। हाँ, जैसे मेरे ख्याल से कि SC में देयर आर अबाउट सम 600-700 कास्ट। SC currently has around 1200 castes और आज ही मुझे जो डेटा मिला है उसके हिसाब से अराउंड 1400 कास्ट है इसके अंदर। और 1400 में से मुश्किल से 3-4 हैं जिन्होंने 80-90% कॉर्नर कर रखा है। इसी तरह से आपके OBC में तो आई थिंक मोर देन 3000 कास्ट। यस, राइट नाउ इट इज लाइक 5000 प्लस कास्ट हैं उसमें। 5000 प्लस, और उसमें भी वही हाल है कि 2-4 ने कॉर्नर कर रखा है। यूपी बिहार में देखें तो बस यादवों ने सब कुछ कॉर्नर कर रखा है, और वही है वो डॉक्टर लक्ष्मण यादव भी चारों तरफ घूम रहे हैं, और कंचना यादव, और भी जिनको देखो सारे वही है ऊपर से लेके नीचे तक। और उन्हीं के चक्कर में आप देखिए कि बीजेपी चुनाव भी, सॉरी ये आरजेडी या यूपीए चुनाव भी इसी कारण हारी है कि सबको लग रहा था कि साहब कि ये यादव जो है वो अपनी दादागिरी करेंगे और किसी और ओबीसी को कुछ नहीं देंगे। वहां तो खैर नीतीश कुमार की वजह से ओबीसी यादव वर्सेस अदर ओबीसी का जो डिस्टिंक्शन है वो बहुत अच्छा हो गया है, लेकिन अब लगता है इससे धीरे धीरे और भी होगा। तो वहां भी एक वर्ग ऐसा है जो इस दादागिरी से त्रस्त है, और वो शायद चाहते हैं कि इन लोगों को अलग किया जाए और इन लोगों की दादागिरी को भी समाप्त किया जाए। तो ये जो आरंभ हुआ है भारत में, ये पूरा का पूरा आरंभ हुआ है एट्रोसिटी लिटरेचर और रिजर्वेशन का, जो वो पूरा एक जूरिस्प्रूडेंस बना है। तो वो जो बना है उसको समझना भी आवश्यक है, और फिर जब तक समझेंगे नहीं तब तक उसका काउंटर भी निकाल पाना मुश्किल होगा। तो आपने चूंकि इसकी स्टडी की है तो थोड़ी सी आप बताएं कहाँ से शुरू करेंगे।
जी हाँ, देखिए किसी भी टाइप का जो अफर्मेटिव एक्शन जो होता है उसका जो बेसिस होता है वो ये होता है कि देयर इज़ एन ऑप्रेसर क्लास एंड देयर इज़ एन ऑप्रेस्ड क्लास, मतलब कोई एक जो अत्याचार करने वाला है और एक पीड़ित या शोषित क्लास है। तो अगर हम इंडियन सिनेरियो में देखेंगे तो इसकी शुरुआत होती है, वो है अंग्रेज़ों के आने से, जो ईस्ट इंडिया कंपनी बेसिकली जो इंडिया में आई। तो उससे पहले एज़ सच कोई एट्रोसिटी लिटरेचर नहीं था, उससे पहले एज़ सच कोई डिवीज़न ऐसा कोई लिखा हुआ नहीं है कि किसी के साथ कोई अत्याचार हो रहा है। इतने सारे लोग बाहर से आते थे, बट किसी के भी लिखित बुक में कहीं भी ये नहीं मिला है कि किसी के साथ कोई अत्याचार कर रहा था। सारे जो भी वर्ण व्यवस्था थी वो इट वाज़ लाइक अ सोशल डिवीजन, जो कि हर एक सोसाइटी में होती है। यूरोप में भी थी, चाइना में भी थी, जापान में भी थी, हर जगह में एक सोशल डिवीजन होता है कि कौन क्या काम कर रहा है उस हिसाब से। तो वैसे डिवीजन थी और सब लोग बहुत आराम से, बहुत कोहेसिव तरीके से साथ में रहते थे। ऐसा कोई किसी पे अत्याचार नहीं कर रहा था। तो सबका अपना काम बंधा था और सब हँसी-खुशी रहते थे। तो इस टाइप का एक व्यवस्था थी भारतीय संस्कृति में। और उसके बाद ये शुरू होता है जबकि अंग्रेज़ वग़ैरह जब भी आए ये लोग यहाँ पे, तो इन्होंने ये शुरुआत की ये सोचने की चलो हम यहाँ का जो है एजुकेशन सिस्टम भी समझते हैं और हम अपना यहाँ पे व्यवस्था लागू करेंगे। तो उसके लिए एक जेम्स मिल करके एक व्यक्ति हैं जो कि स्कॉटलैंड में रहते थे। उन्होंने एक बुक लिखी, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो ये जो बुक है ये उन्होंने लिखी लगभग उनको लगभग 12 साल लग गए। उन्होंने 1806 से स्टार्ट की थी और ये पब्लिश हुई 1818 में। 3 वॉल्यूम की बुक थी। और इस बुक में जो था उन्होंने भारत के बारे में, भारत की सभ्यता के बारे में, हिंदुइज्म के बारे में काफ़ी कुछ लिखा। और ये जो सबसे कमाल की बात ये है कि जेम्स मिल ने आज तक भारत में पाँव नहीं रखा। वो स्कॉटलैंड में ही रहते थे और उन्होंने स्कॉटलैंड किताब जो है वो लिख डाली और उनको कोई भी भारतीय भाषा तक नहीं आती थी। तो अब सबसे सोचने की बात है कि जिस आदमी ने भारत में कदम तक नहीं रखा, जिसको ना भारतीय भाषा आती थी, जिन्होंने ना किसी भारतीय को देखा, ना मिले, ना सुने, उन्होंने एक किताब लिख दी पूरी भारतीय सभ्यता पे। तो ये एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। और सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक बात ये है कि इस बुक को जो है वो इतनी सफलता मिली कि इसको जो है मैंडेटरी रीडिंग बना दिया गया। जो भी ब्रिटिश पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि आज का जैसे आईएएस है, तो उस समय में ब्रिटिश सिस्टम जो था उसमें जो आईएएस या जो पब्लिक सर्विसेज में जाते थे ब्यूरोक्रेट्स वगैरह, तो उनके लिए एक आईसीएस था। आईसीएस था। तो उसमें एक मैंडेटरी रीडिंग बना दी गई। साथ ही जो इवन ब्रिटेन से जो लोग इंडिया आते थे एज अ ब्यूरोक्रेट जो भी, तो उनको भी ये पढ़ना जरूरी था। तो इस बुक में मैं बताती हूँ, लाइक हिंदुइज्म पे ऑलमोस्ट 7 चैप्टर्स हैं और इन सब चैप्टर्स में इतना खराब हिंदूज के बारे में लिखा हुआ है। मतलब इस टाइप के वर्ड्स यूज किए गए हैं कि हिंदूज आर सैवेज, रूड, दे आर बार्बरिक। और इन सारे चैप्टर्स में जो है ना, मतलब एक ही चीज बताई गई है कि इनकी जो व्यवस्था है वो बहुत ही हायरार्कियल है। मतलब कोई ऊंच नीच बहुत है और ये ऑप्रेसिव सोसाइटी है इनकी। मतलब ये शोषण करने वाली सोसाइटी है। जो ऊंचे लोग हैं वो नीचे जो लोग हैं उनका शोषण करते हैं। और साथ ही और भी चैप्टर्स में बहुत कुछ लिखा गया औरतों की, औरतों के बारे में कितने उनका ऑपरेशन होता है हिंदुइज्म में। और एक चैप्टर उनका मनुस्मृति का भी उन्होंने लिखा है, जिसमें कि पूरा जो उनके जो मनुस्मृति में लिखा हुआ है उसका बिल्कुल ही उल्टा मतलब निकाल के और उसको एक ऑपरेसिव सिस्टम की तरह दिखाया गया है कि मनुस्मृति की वजह से सारा ऑपरेशन हो रहा था। तो अगर आप ये सब चीजें सुनेंगे तो आपको दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि अभी जो नैरेटिव चल रहा है वो वहां से कितना इन्फ्लुएंस्ड है। मतलब ये जो पूरा ओरिजिन है आप समझ लीजिए उस बुक से है। और इस बुक को पढ़ के ही सारे ब्यूरोक्रेट्स जो है वो इंडियन सिस्टम में आ रहे थे। और इसी ने ये जो बुक है उसी ने पूरी एक तरह से देखा जाए तो भारतीय जो गवर्नेंस सिस्टम उन्होंने इस्टेब्लिश किया वो सारा इस बुक से इंस्पायर्ड है। तो जो लोग सिस्टम में आए वो ये बुक पढ़ के आए, उनके दिमाग में ये बैठ गया कि भैया ये जो है एक शोषण करने वाली सोसाइटी है और एक शोषित वर्ग है, तो इनके साथ न्याय होना चाहिए।
और इस बुक में जो है वो इस बुक को इतनी सफलता मिली कि इसके जो राइटर है उनको ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल कर लिया, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में फिर वो अगले 5 साल में ही रोज अप टू लाइक जो सेकंड मोस्ट हाईएस्ट रैंक होती है उस पर वो पहुंच गए, और उनका पूरा इन्फ्लुएंस था, पूरा भारतीय जो गवर्नेंस सिस्टम जो चल रहा था उस पर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था जेम्स मिल का। तो अब आप सोच लीजिए कि जेम्स मिल जो ऐसी सोच रखते हैं हिंदू सोसाइटी के बारे में, उन्होंने ऐसी बुक लिखी है और उस बुक को पढ़ के लोग सिस्टम में जा रहे हैं, और उनका पूरा कंट्रोल है भारत की जो व्यवस्था चल रही थी उसके ऊपर। तो शुरुआत देखा जाए तो वहीं से हुई है, जेम्स मिल की बुक से। और जेम्स मिल की ही बुक अगर देखा जाए तो उसका ओरिजिन जो है अगर आप देखें तो उसी रिसर्च को फिर बाद में जर्मन फिलोसोफर जो थे हेगल ने पिक किया, फिर वो हेगल ने इंस्पायर किया मार्क्स को। हेगल तो बहुत पहले हुए, सॉरी, हेगल इज मच अर्लियर। तो बल्कि उल्टा उनका है इसमें, हेगल की फिलॉसफी मार्क्स ने ली और मार्क्स ने इनको इन्फ्लुएंस भी किया है। ये लगभग समकालीन थे मार्क्स और हाँ, ये, तो क्योंकि ये ये जो किताब आई है मेरे ख्याल से 1818 में ये आई थी। 1817 या समथिंग 1818 में आई थी, अर्ली 1880s में 1818 में आई थी। तो हेगल इज मच अर्लियर, लेकिन ये मार्क्स और ये लगभग समकालीन थे। हाँ, तो ये मार्क्स एक्चुअली इनकी डेथ हुई थी 1836 में, और मार्क्स उसके बाद मतलब उनके 20 साल बाद बेसिकली वो लंदन में वो रहे, उनके मौत के 20 साल बाद तक वो लंदन में रहे। और उनकी जो जो बुक्स हैं, जो भी उनका जो थॉट प्रोसेस है, विच वाज वेरी मच अलाइंड विथ व्हाट इज कमिंग फ्रॉम जेम्स मिल की जो बुक है, जो हिंदुइज्म इज वेरी ऑप्रेसिव एंड मार्क्स ने भी यही कहा कि और ये कहा कि उन्होंने जस्टिफाई किया था कि भाई दे शुड बी एनस्लेव्ड एंड civilized by the British masters, their British masters. हाँ, तो अगर देखा जाए तो लेफ्टिस्ट जो आइडियोलॉजी है वो भी तो मतलब मार्क्सिज्म से इंस्पायर हो रही है, तो इट्स काइंड ऑफ द इंटायर नैरेटिव जो है ऑपरेशन ऑप्रेस्ड कैटेगरी का, ये सारा कुछ जो है वो ओरिजिन वहीं से होता है, विच इज कमिंग फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, विच जो आपका 18 जो बुक जो आई थी उनकी जेम्स मिल की, सो दैट इज काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द इंटायर नैरेटिव। एंड उसी के बाद फिर धीरे धीरे और भी मैकॉले जो आए थे, उन्होंने अपनी जो एजुकेशन सिस्टम एस्टैब्लिश की, सो दैट वाज काइंड ऑफ टेकिंग इट्स रूट्स फ्रॉम जेम्स मिल की अंडरस्टैंडिंग। एंड अगेन जो उनका जो एजुकेशन सिस्टम था, तो मैकॉले ने क्लियरली बोला था कि इनको हमको इनकी सोसाइटी का जो स्ट्रेंथ है सबसे ज्यादा वो है कि उनका जो एजुकेशन सिस्टम है, जो गुरुकुल व्यवस्था है, तो उसको हमको खत्म करके उनको अपनी व्यवस्था लागू करनी है। व्हेन दे विल अंडरस्टैंड कि जो बाहर की चीज है वो ज्यादा अच्छी है, तो वो एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाएंगे, एंड देन उनको रूल करना जो है वो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आई थिंक जो मैकॉली की जो शिक्षा व्यवस्था है उसके तो आज तक हम बोझ उठा रहे हैं और वही सिस्टम में चला आता जा रहा है। तो आई थिंक ये जो जितना भी ऑपरेशन ऑप्रेस्ड नैरेटिव है, जो एफर्मेटिव एक्शन का जो बेस जिसको कहा जाता है, वो सारा कुछ जो है वो उसका ओरिजिन इज कमिंग फ्रॉम योर ब्रिटिश रूल। वरना अगर ऑपरेशन ही देखा जाए तो सबसे ज्यादा ऑपरेशन तो भाई मतलब जो मुस्लिम रूलर्स आए थे, ऑलमोस्ट 600 इयर्स का रूल था, तो सबसे ज्यादा ऑपरेशन देखा जाए तो किसका हुआ? फिर उस समय तो हिंदू सोसाइटी का ऑपरेशन हुआ। सबसे ज्यादा किसको टारगेट किया गया? ब्राह्मण्स को, क्योंकि ब्राह्मण्स वर रेजिस्टिंग कन्वर्जन। तो जो राजपूत औरतों ने जौहर कर लिया, तो जब हजारों औरतें जब जल के मर रही हैं तो उससे ज्यादा बड़ा ऑपरेशन क्या होगा? तो ऑपरेशन इस तरह से देखा जाए तो पूरी हिंदू सोसाइटी का मतलब होता गया, जितने भी रूलर्स आते गए। तो ये कहना कि भैया हिंदू सोसाइटी में कोई किसी का ऑपरेशन कर रहा था, वो भी 600 साल की मुस्लिम और 200 साल की इंग्लिश रूल होने के बावजूद, इसका लाइक नॉट मेकिंग सेंस एट ऑल। तो लेकिन इसको जो है वो हमारी जूरिस्प्रूडेंस ने उठा लिया, और 1976 का एक जजमेंट आता है, एनएम टॉमस जजमेंट, जो आज की जो पूरी रिजर्वेशन की व्यवस्था है वो उसकी फाउंडेशन है, उसकी नींव है। और वो जो जजमेंट था वो 5-2 जजमेंट था, 7 जजेस की बेंच थी एनएम टॉमस में, और 7 जजेस की बेंच में 2 डिसेंटिंग थे
वो थे मेरे ख्याल से AC गुप्ता और HR खन्ना। लेकिन जो लोग 5 लोगों ने जिन्होंने जजमेंट दिया, जिसकी बेसिस पे आज तक ये पॉलिसी चली आ रही है, वो नाम लोगों को पता होने चाहिए, मुझे लगता है। तो नाम कौन से हैं? A.N. रे। A.N. रे कौन थे? जो इंदिरा गांधी ने जिनको 3 जजेस को सुपरसीड करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया था। और लेफ्टिस्ट लीनिंग तो थी। इंदिरा गांधी ने जिनको बनाया, आप सोच सकते हैं कैसे थे। फिर मुर्तजा फजल अली MH बेग। ओके, आई नीड नॉट से एनीथिंग मोर। और उसके बाद 2 घोर लेफ्टिस्ट, के मैथ्यू एंड द राइट ऑनरेबल जस्टिस VR कृष्णा अय्यर, द डॉयन ऑफ द लेफ्टिस्ट इन द इंडियन जुडिशरी। इन लोगों का ये जजमेंट है जिसकी बेसिस पे ही इंदिरा साहनी जजमेंट आया, और जिसकी बेसिस पे आज तक सब कुछ चल रहा है, और जिसमें ऑप्रेस्ड थियरी जो है वो पूरी तरह से अंगीकार की गई है। जी बिल्कुल, आई थिंक जो NM थॉमस की जो जजमेंट है, जैसा आपने कहा, तो पहले जो था दैट वाज काइंड ऑफ फॉर्मल इक्वालिटी, मतलब इक्वालिटी जो फंडामेंटल राइट में जो हमको बताया गया है कि देयर हैज टू बी फॉर्मल इक्वालिटी, एवरीबडी विल हैव सेम, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन जो NM थॉमस का जो केस है उसमें जजेस ने ये फैसला दिया कि इक्वालिटी हैज टू बी सब्सटैंटिव, मतलब कि हमको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं, हमको इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स इंश्योर करना है। तो अब ये आप सोच सकते हैं कि जब संविधान, मेरे हिसाब से जब संविधान बनाया गया और उसमें ये आर्टिकल्स डाले गए थे, तो जो बनाने वाले थे उनकी क्या थॉट प्रोसेस थी, और जो जजेस जितने भी आए हैं बाद में और उन्होंने इन पे जजमेंट्स दी हैं, उनका इंटरप्रिटेशन जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, क्योंकि हर एक जो जज आता है वो अपने इंटरप्रिटेशन के हिसाब से उस आर्टिकल को समझता है। तो अगर हम संविधान सभा की भाषण सुने, या जो लोग डिस्कस कर रहे थे ये आर्टिकल्स जब डाले जा रहे थे संविधान में, तो वो साफ था कि उनका इंटेंट कुछ और था। लेकिन जब आप जजेस का जो आप जजमेंट पढ़ेंगे तो दैट विल बी समथिंग एल्स, बिकॉज उनको जो है वो उनका इंटरप्रिटेशन जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो जैसे NM थॉमस में जज ने कहा कि वी हैव टू आर्टिकल 16(4) जो है, which is kind of the one which is enabling reservation, is not an exception. It is not an exception, it is just a part, a facet of article 16(1), which is the equality of opportunity. तो ये उनका कहना था, और उनका मानना था कि हमको इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स पे फोकस करना है, बिकॉज दोनों अनइक्वल लोगों को सेम अपॉर्चुनिटी मिलने का कोई मतलब नहीं है, हमको एक को ज्यादा देना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट वो लेके आए। तो बट अगर हम संविधान सभा की भाषण अगर आप सुनेंगे या जो डिस्कशन सुनेंगे, तो डॉक्टर अंबेडकर को हम जो कहते हैं कि उन्होंने संविधान में जो वो ड्राफ्ट कमिटी के चेयरमैन थे, और जब वो बोल रहे थे, उन्होंने उनके अपने वर्ड्स हैं, उन्होंने अपने मुंह से कहा है। देयर इज अ कोट व्हिच आई वुड लाइक टू से, वो खुद कहते हैं कि इफ टुडे वी डिड नॉट यूज द टर्म समथिंग लाइक बैकवर्ड क्लास, देन द एक्सेप्शन दैट वी मेड इन फेवर ऑफ रिजर्वेशन वुड हैव ईटन द रूल टुगेदर, ऑल टुगेदर। तो वो बेसिकली वो वर्ड यूज कर रहे हैं खुद फॉर रिजर्वेशन, वो कहते हैं इट इज एन एक्सेप्शन। तो जब अंबेडकर जी खुद ही कह रहे हैं कि इट इज एन एक्सेप्शन, तो बाद में हमने उसको कैसे इंटरप्रेट कर लिया कि इट इज नॉट एन एक्सेप्शन। तो बेसिकली इवन इफ यू रीड द अदर पीपल, जो भी लोग डिस्कस कर रहे थे, उन्होंने कहा था क्लियरली, सब कह रहे थे कि इट हैज टू बी अ टेम्पररी पॉलिसी, इस पे हम जल्दी से जल्दी इसको खत्म करेंगे। ये इसको लाने का ये है कि जो डिप्रेस्ड लोग हैं, डिप्रेस्ड क्लासेस है, वो धीरे धीरे अपलिफ्ट हो जाए और वो धीरे खुद ही छोड़ देंगी। ये सारा कुछ डिस्कशन वहां पे हुआ था। बट आई थिंक जब कोर्ट में केसेस चलते हैं तो इतना डिटेल में कोई पढ़ता नहीं है कि क्या हुआ था उस समय में, और लोगों ने क्या बोला था और क्या सोच के वो आर्टिकल्स डाले गए थे। सबका अपना अपना इंटरप्रिटेशन रहता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तो जो NM थॉमस केस था, दैट वाज फॉर SC/ST रिजर्वेशन, दैट वाज फॉर SC/ST, और उसको अडॉप्ट कर लिया आपके बैकवर्ड क्लासेस के लिए। हाँ, तो वो यहाँ पे उन्होंने प्रमोशन इन रिजर्वेशन उन्होंने अप्रूव कर दिया।
जो बोल के कि हाँ भाई आर्टिकल 16(4) विल परमिट रिजर्वेशन इन प्रमोशन। बट अगर आप अगेन आते हैं 1992 की जजमेंट, इंदिरा साहनी की जजमेंट पे, तो इंदिरा साहनी ने जो जजमेंट थी वहां पे कोर्ट, दैट वाज 9 बेंच जो था, उन्होंने ये रूलिंग किया कि एनएम थॉमस का उल्टा उन्होंने रूल किया। उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। उन्होंने बोला कि जो आर्टिकल 16(4) इज ओनली टॉकिंग अबाउट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, मतलब आपको जॉब में एंट्री के लेवल पे आपको हम रिजर्वेशन दे सकते हैं, उसके ऊपर आर्टिकल 16(4) में नहीं लिखा हुआ है। तो ये इंदिरा साहनी की जजमेंट थी। तो like this is just an example, like see two same topic, but two different judges and two different benches are giving two different contradictory statements. फिर अगेन जब नागराज की जजमेंट आई, नागराज केस की, तो उसमें जो है वहां पे उन्होंने जजमेंट दी कि नहीं रिजर्वेशन इन प्रमोशन इज अलाउड। तो अगेन इट वेंट बैक टू द सेम थिंग। तो मतलब ये क्या हो रहा है ना कि इट इज गोइंग फ्लिप फ्लॉप फ्रॉम वन जज और वन बेंच टू अनदर एंड गिविंग काइंड ऑफ डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस ऑफ द सेम आर्टिकल। तो विच इज एंड द थिंग इज लाइक 9 बेंच या 7 बेंच के जजेस जो देते हैं जजमेंट, दैट इज इन्फ्लुएंसिंग द the entire pathway, the career of the future of the almost 30 crore of population। 30 क्या मैं कहूंगी, पूरी ही पॉपुलेशन को वो मतलब कवर करती है एक तरह से देखा जाए तो मतलब सोचिए कि किस तरह से ये जो नैरेटिव है और ये जो पूरा पॉलिसीज हैं वो इंटरप्रिटेशन पे बेस्ड हैं। And again, as I said, it's just a political tool जो वोट बैंक पॉलिटिक्स बन गया है, तो उसका तो खैर कोई इलाज ही नहीं है। ये जो बैकवर्ड का जो रिजर्वेशन है, वो बैकवर्ड का रिजर्वेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस। वो जो ऑपरेसर ऑपरेस्ड नैरेटिव है, वो पूरा का पूरा SC ST के लिए किया गया है। वो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन वगैरह की बात की गई है। लेकिन ये जो बैकवर्ड क्लास का रिजर्वेशन है, दिस इज ओनली ऑन अकाउंट ऑफ सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस। अब मजे की बात ये है कि हर जगह हम ये देख रहे हैं कि इनको इकोनॉमिक बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, स्कॉलरशिप्स दी जा रही हैं, विदेश जाने के लिए दिए जा रहे हैं। तो भाई सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस तो है, इकोनॉमिकली तो दे आर मच बेटर ऑफ देन मोस्ट। दे हैव द मैक्सिमम लैंडेड प्रॉपर्टी, खासतौर से जो डोमिनेंट कास्ट हैं उनकी। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा जमीन किसके पास है? जाटों के पास। यहाँ उनको बैकवर्ड कास्ट बता दिया गया है, जो कि वो हरियाणा में नहीं है। वेस्टर्न यूपी में है, राजस्थान में है, हरियाणा में नहीं है, पंजाब में नहीं है। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, इनके बारे में क्या सोच रहे हैं आप? देखिए, जो मंडल कमीशन, मैं तो कहूंगी जो बैकवर्ड क्लास भी जो डाला गया था इन आर्टिकल 16(4) वाज एन आफ्टर थॉट, क्योंकि शुरू में जो जितना भी डिस्कशन हुआ था और जितनी भी पॉलिसीज बननी थी, वो एंड मोमेंट तक डिप्रेस्ड क्लासेस का टर्म यूज हो रहा था। तो लास्ट मोमेंट में आके उन्होंने एक कमेटी बनी थी 50s में, काका कालेलकर कमेटी बनी थी। वो मंडल कमीशन से पहले थी। वो काका कालेलकर कमेटी ने आइडेंटिफाई किया था 30%, जो कि मंडल जी 52% पे पहुंच गए, क्योंकि उन्होंने जितनी भी जमींदार जातियां थी उनको सबको शामिल कर लिया, और जमींदार जातियां ही बहुतायत में थी। मतलब वही बैकवर्ड क्लास का जो डेफिनेशन था उस समय तक क्लियर नहीं था। जब संविधान सभा बनी थी तो डिसाइड हुआ था कि फिर बाद में एक बैकवर्ड कमीशन बनेगा, वो डिसाइड करेगा बैकवर्डनेस होती क्या है, और उस हिसाब से वो लोग आगे कुछ पॉलिसीज बनाएंगे। तो पहला हुआ काका कालेलकर, तो उनकी रिपोर्ट तो ठंडे बस्ते में उन्होंने डाल दी, किसी को पसंद नहीं आई, सबने बोला नहीं ये नहीं चलेगा। फिर आया मंडल कमीशन। तो मंडल कमीशन का अगर मैं बताऊं, अगर उसका हिस्ट्री या बैकग्राउंड भी आपको बताऊं, तो इट वाज लाइक कंप्लीट आई मीन अनबिलीवेबल, बिकॉज दे आर 6 लाख गांव है हमारे कंट्री में, और इन्होंने केवल 800 गांवों का सर्वे करके एक तो रिपोर्ट बना दी जल्दबाजी में। और उसमें भी जो है वो देयर वर सो मेनी लूप होल्स इन दैट मंडल कमीशन का भी जो रिपोर्ट है। तो उसके अंदर जो सोशियोलॉजिस्ट थे, 3 सोशियोलॉजिस्ट, उन्होंने बाद में उस रिपोर्ट का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए मना कर दिया। डॉक्टर MN श्रीनिवास ने भी उससे अपने आप को डिसोशिएट कर लिया। हाँ, डिसोशिएट कर लिया। उन्होंने कहा हमने तो स्टडी प्लान बनाया था, उसके बाद तो हमको ना स्टडी दिखाई
गई, ना रिपोर्ट दिखाई गई, हमको पता ही नहीं उसमें क्या है, तो हमारा तो उसमें कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। तो ये बोल के वो लोग उन्होंने अपने आप को डिसोसिएट कर लिया। मंडल जी जो है, बीपी मंडल, वो खुद जमींदार कास्ट से आते थे और वो 37 गांव में खुद ही सर्वे करके आए और उन्होंने जो बोला उसको मान लिया गया एज अ रिपोर्ट में। फिर जितने भी इसके रिस्पोंडेंट्स थे वो अधिकतर ओबीसी थे, तो ऑब्वियसली उनका जो है रिस्पांस वो बायस्ड होगा। सेकेंडली उन्होंने जो डेटा बीपी मंडल के खुद के पास 600 एकड़ जमीन थी। फिर भी उन्होंने अपनी कास्ट को जो है वो बैकवर्ड लिस्ट में डाल दिया, विच वॉज अगेन, मतलब आप सोच सकते हैं कि कितना, मतलब उसके अंदर ये जो पॉलिसीज जो बनाई गई थी, जो क्राइटेरिया बनाए गए थे, वो किस तरह से इन्फ्लुएंस किए गए थे। इवन जो क्राइटेरियाज है उनके सोशल, एजुकेशनल एंड इवन इकोनॉमिक क्राइटेरिया वाज देयर, बट व्हाट ही डिड वाज ही गेव लेसर पॉइंट टू इकोनॉमिक क्राइटेरिया। जो सोशल था उसको 3 पॉइंट दिया, जो एजुकेशनल था उसको 2 पॉइंट दिया, और जो इकोनॉमिक था उसको 1 पॉइंट दिया। तो बेसिकली क्या हुआ कि सोशल की जो क्राइटेरिया थी उसमें ये था कि जो लोग स्कूल, मतलब जो लोग अपने बच्चों की शादी जल्दी करवा देते हैं, तो बच्चों की शादी जल्दी करवा देते हैं, और जिनकी जो वुमेन वो ज्यादा काम करने जाती हैं। तो ये सारी क्राइटेरिया थी उनकी। तो अब आप सोच सकते हैं कि जो बच्चे अपने बच्चों को पढ़ा नहीं रहे हैं, उनको एक तरह से, मतलब आप अवार्ड कर रहे हैं कि भैया जो शादी बच्चों की जल्दी कर देते हैं, जो पढ़ाते नहीं है बच्चों को, एजुकेशन क्राइटेरिया में था कि पढ़ा नहीं रहे हैं बच्चों को, तो उनको आपने अवार्ड दे दिया रिजर्वेशन के तौर पे, और आप उसको और पॉलिसीज पे पॉलिसीज दिए जा रहे हैं। तो आई डोंट नो कि आप उसको बैकवर्डनेस को आप रिवार्ड करेंगे तो मतलब वो बैकवर्डनेस खत्म कैसे होगी। तो जो क्राइटेरिया थे दैट वाज एनीवे शेकी, उसका कोई बेस ही नहीं था। और प्लस एज आई सेड, ऐसा क्राइटेरिया बनाया कि अमीर लोग, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइटेरिया को एकदम कम मार्क्स दे दिए थे, तो बड़े बड़े जमींदार लोग जो हैं वो इसके अंदर जस्ट मतलब आ गए। तो आज भी वही क्राइटेरिया तो थोड़े अपडेट हुए हैं, बट अगेन इट इज मोर और लेस, अभी जितनी भी कास्ट उसमें ऐड होती हैं ओबीसी लिस्ट में, उनमें से कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करती है। एवरीथिंग इज लाइक बस वोट बैंक के चक्कर में उनको किसी तरह से मैनिपुलेट करके राजस्थान में जाटों का रिजर्वेशन सबसे पहले अटल जी ने अपनी एक स्पीच में घोषणा की थी उसकी। बाकी सारी चीजें उसमें फिर रेट्रोफिटिंग की गई उसकी। बस ये लोग कंक्लूजन डिसाइड कर लेते हैं कि ये करना है, उसके बाद उसको किसी तरह से फिट किया जाता है, डेटा बनाया जाता है उस कंक्लूजन तक आने के लिए। और एजुकेशन में यहाँ आप सर्वे करें, उस समय की भी बात है, मेरे ख्याल से 1999 के इलेक्शन से पहले ये किया था अटल जी ने। जाट्स आर दी मोस्ट प्रोग्रेसिव इन एजुकेशन आज की डेट में। तो उनका 1931 का डेटा निकाल के और उससे फिर जस्टिफाई किया। 1931 में तो मतलब भारत का पार्टीशन भी नहीं हुआ था, तो उस समय तो मतलब पाकिस्तान भी था, बर्मा भी था, सब कुछ जुड़ा हुआ था। तो पॉपुलेशन मंडल कमीशन ने वो उठाई कि ओबीसी 52% है, जो कि पाकिस्तान का भी उठा लिया और बर्मा का भी उठा लिया। तो मतलब आप सोच सकते हैं कि किस तरह से डेटा बनाया गया है जस्ट टू जस्टिफाई एन एंड। मतलब एक सोच लिया था कि इनको डालना है, और उसको जस्टिफाई करने के लिए कुछ एक डेटा बनाया गया। तो मंडल कमीशन की तो खैर, अभी उसमें मंडल कमीशन ने खैर बहुत सारी ऐसी कास्ट का नाम लिखा था अपनी पावरफुल कास्ट की लिस्ट में, उनमें से ऑलमोस्ट 70 to 80% आज सबके सब ओबीसी में है। तो ये सबसे बड़ी मतलब सोचने की बात है कि जो इसको मंडल कमीशन खुद कह रहा है कि पावरफुल कास्ट हैं, उनको सब अभी ओबीसी लिस्ट में आ गई हैं। तो ये क्या ही चल रहा है, मतलब सोशल जस्टिस के नाम पे देश में, ये तो खैर सोचने की बात है। टोटल इनजस्टिस इन द नेम ऑफ सोशल जस्टिस। लेकिन जो अभी जो लेटेस्ट जो सिचुएशन जो अराइज हो रही है वो ये हो रही है कि साहब कि इनको SC/ST के साथ में जोड़ दिया गया है, जबकि ये एक बिल्कुल स्वयं सिद्ध सी बात है कि गांवों में सबसे ज्यादा स्ट्राइफ जो है वो ओबीसी और SC/ST में होता है। बिल्कुल, एक्चुअली ये मैं आपको बताऊं, मंडल कमीशन में भी एक पैरा में लिखा हुआ है कि उन्होंने बिहार का कोट किया हुआ है, और उन्होंने कहा है कि सबसे ज्यादा जो जातिगत वायलेंस होता है वो ओबीसी कास्ट के बीच में होता है, और SC कास्ट के बीच में होता है, वायलेंस होता है। तो जब मंडल कमीशन भी खुद कह रहा है, एंड देन हमारे पास डेटा भी है, अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 80 to 85% जो केसेस है
SC/ST एक्ट के, वो ओबीसी वर्ग के लोगों पे लगते हैं। तो अब ओबीसी को एज अ विक्टिम ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन डाल के क्लब कर देना विद SC/ST इज इनजस्टिस इन इटसेल्फ। मतलब आप शोषण करने वालों को और शोषित अगर हम मानते हैं कि वो केसेस सही हैं तो आप दोनं को विक्टिम कैटेगरी में कैसे डाल सकते हो? फिर आप किस तरह का सोशल जस्टिस कर रहे हो? तो ये तो अपने आप में ही क्वेश्चनेबल है कि मतलब जब डेटा ही दिखा रहा है कि आपको सबसे ज्यादा जो शोषण हो रहा है करने वाले जो लोग हैं वो ओबीसी वर्ग से आते हैं, तो आप उनको विक्टिम तो बना ही नहीं सकते। तो इसी वजह से आई थिंक ये यूजीसी में जो है वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया, बिकॉज पहले भी 2012 की गाइडलाइंस थी, बट दैट वाज टॉकिंग अबाउट SC/ST, उसमें ओबीसी का कहीं नामो निशान नहीं था। बट ये ड्राफ्ट वर्जन में आने के बाद जो ओबीसी वर्ग के लोगों ने जो हंगामा किया और नेताओं ने हंगामा किया, तो उस प्रेशर में आके जो डाल दिया गया है, इट डजंट मेक सेंस उसको कास्ट डिस्क्रिमिनेशन में डालना एज अ विक्टिम। हाँ, उसमें माइनॉरिटीज भी हैं, विमेन भी हाँ, हैं, मतलब so ओबीसी में तो अब that leaves आजकल only a minuscule part out. तो ये एक्सक्लूजन है, ये इंक्लूजन नहीं है। हाँ, मतलब आप किसी एक कैटेगरी के बारे में लॉ बनाते हैं या कोई रूल्स बनाते हैं, दैट इज ओके, बट अगर आप 4 कैटेगरी को इंक्लूड कर लेते हैं और एक को छोड़ देते हैं, दैट इज एक्सक्लूजन। तो ये कंप्लीटली एक तरह से देखा जाए तो डिस्क्रिमिनेटरी एंड एक्सक्लूजनरी गाइडलाइंस थी, जिसमें खासकर जनरल कैटेगरी को एज एन ऑप्रेसर। एंड आई थिंक कुछ दिन पहले जो इसकी जो शामिल थी इसको बनाने में मिस वाडेकर, उनकी माइंडसेट अगर आप देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि शी इज क्लियरली सेइंग कि जनरल कैटेगरी तो ऑपरेसर है, तो उसको हम कैसे डालेंगे उसके अंदर? अगर हम डाल देंगे तो फिर वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का डेफिनेशन का मतलब क्या है? तो दैट काइंड ऑफ माइंडसेट इज उस माइंडसेट के लोगों ने ये गाइडलाइन बनाई है। तो मतलब मुझे तो लगता है सबसे ज्यादा अभी विक्टिम जो है इस सिनेरियो में, अभी इंडियन सिनेरियो में, दैट इज जनरल कैटेगरी। उनको हर जगह से बाहर कर देते हैं। डेटा दिखाता है कि सबसे कम कास्टिज्म जनरल कैटेगरी के लोग करते हैं, फिर भी हर नैरेटिव में, हर न्यूज में आप अपर कास्ट देखेंगे। भले ही उसका जो आप खोजने जाएंगे तो उसका अक्यूज आपको ओबीसी से मिलेगा, कभी कभी ये SC/ST डेटा से कहाँ भी से कोट मिलेगा। कर रहे हैं आप? ये जो 81% वाला है ओबीसी, ये मध्य प्रदेश का जो इन्होंने हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का एक सर्वे किया था इन्होंने, तो ये इन्होंने दिखाया था कि 81% जो है SC/ST एक्ट के केसेस हैं वो ओबीसी वर्ग पे लगते हैं। 5% जो है वो मुस्लिम कैटेगरी पे लगते हैं, और 14% जो है वो अपर कास्ट मतलब जनरल कैटेगरी के लोगों पे लगते हैं। So this is an official data coming from the Madhya Pradesh Bar Association survey. Another data, if I quote, Tamil Nadu में 97.2% जो है SC/ST OBC हैं, वहां पे it's only 2.8% is general category, only Brahmins are general category there. तो बट अगर आप देखेंगे तो तमिलनाडु रेट्स वेरी हाई इन दी एट्रोसिटी। जो तमिलनाडु के अधिकतर जो वहाँ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, दैट इज ऑल कॉल्ड अट्रोसिटी प्रोन। वहां पे आप देखेंगे तमिलनाडु के कितने सारे केसेस आपको दिखेंगे न्यूज़पेपर में कि आज इस दलित के साथ ये हुआ वो हुआ। तो सारे जो आप उसके अंदर अक्यूज देखेंगे सबके सब ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, क्योंकि वहां पे 97.2% पॉपुलेशन रिजर्व कैटेगरी से है। 2.8% का क्या ही जोर चलेगा, और वो क्या ऑप्रेस करेंगे किसी को? अभी तो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हम पिछले 3 साल से डेटा मतलब जो भी ये लोग डालते हैं हम डिबंक कर रहे हैं इनको, और हमने उसमें 99% केसेस में देखा है जो ये अपर कास्ट बोल के न्यूज़पेपर या मीडिया में या सोशल मीडिया में भी चलाते हैं। एवरीवेयर इफ यू सी द पीपल, द अक्यूज्ड पीपल टर्न आउट टू बी ओबीसी, एंड इन फ्यू केसेस दे आर आल्सो टर्निंग आउट टू बी कमिंग फ्रॉम SC/ST। तो ये लोग SC/ST के अक्यूज को भी अपर कास्ट बना के दिखा देते हैं कई बार मीडिया में। तो मतलब ये माइंडसेट है कि कुछ भी अगर दलित के साथ या SC/ST के साथ हो रहा है तो द अक्यूज विल बी अपर कास्ट, ये बोल के ही नैरेटिव चलता है। और यही नैरेटिव जो है वो सारा अफर्मेटिव एक्शन को गाइड करते हुए जा रहा है, और उसी बेसिस पे पॉलिसीज आई जा रही हैं। और किसी ने आज तक इस एट्रोसिटी लिटरेचर को, इस मिस इन्फॉर्मेशन को डिबंक किया ही नहीं है। तो हम उस झूठे एट्रोसिटी लिटरेचर की तो एक अलग ही कहानी है। उसमें तो आपने एट्रोसिटी लिटरेचर में तो आपको पता है कि आपकी सती का भी एट्रोसिटी लिटरेचर बना दिया गया। सारे के सारे एजुकेशन के आंकड़े जो हैं वो फज्ड हैं, जो असली आंकड़े हैं जो धर्मपाल जी ने 24 साल बैठ के इंडिया हाउस में और वहाँ से कल आउट करके और अपनी किताब में लिखे, उसका कहीं कोई रेफरेंस ही नहीं आता है।
बस ये कह दिया गया कि साहब हमको 2000 साल से पढ़ने नहीं दिया गया, या अभी कौन कह रहा था, विकास दिव्य कीर्ति, 3000 सालों से शिक्षा पर ब्राह्मणों का रिजर्वेशन था। नहीं, मतलब आई थिंक धर्मपाल, मतलब जो हमको पढ़नी चाहिए थी बुक धर्मपाल जी की द ब्यूटीफुल ट्री, वो किसी भी इतिहासकार ने देखी ही नहीं। सब पता नहीं कौन सा फॉरवर्ड चला रहे हैं कि 5000 साल से पीने नहीं दिया पानी, 3000 साल से पढ़ने नहीं दिया। जबकि जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम जब वो लोग लाने वाले थे, तो उन्होंने खुद ही उससे पहले सर्वे करवाया था, ये सोच के कि हम पहले इंडियन एजुकेशन सिस्टम को समझते हैं। तो उन्होंने पूरा वाइड स्प्रेड इंडिया में एक सर्वे करवाया डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में जो उनकी प्रेसिडेंसीज थी। तो ये ब्रिटिश की अपनी सर्वे रिपोर्ट्स हैं जो ये कहती हैं कि गुरुकुल जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम था, जो इंडिजिनस एजुकेशन सिस्टम था, उसमें किसी को भी पढ़ने से मना ही नहीं थी। जो जितने भी गुरुकुल या पाठशालाएं थी वो चलती थी, तो उसके अंदर सभी जाति के लोग पढ़ते थे। और उसके अंदर इनफैक्ट 60 to 70% जो स्टूडेंट्स थे वो तथाकथित शूद्र जाति से थे। और दलित, जो आज दलित कहा जाता है, जिनको उस समय उन्होंने ब्रिटिश ने अदर में क्लासिफाई किया था, या जो उनको पंचम बोला जाता था, तो उनको वो भी स्कूल्स में पढ़ रहे थे। तो जो मद्रास प्रेसिडेंसी की जो रिपोर्ट थी, थॉमस मनरो वहां के गवर्नर थे, उनकी पूरी रिपोर्ट काफी एक्सटेंसिव है। मतलब पूरी साउथ इंडिया का उन्होंने सर्वे किया और उन्होंने बताया कि 60 to 70% स्टूडेंट्स आर कमिंग फ्रॉम द शूद्र कैटेगरी। और इतना ही नहीं, उन्होंने खुद लिखा अपनी रिपोर्ट में कि देयर इज नो कास्ट एंड रिलीजन बैरियर, मतलब कोई कास्ट का बैरियर नहीं है, हर कास्ट के लोग जो है वहां पढ़ते हैं। वैसे ही जो विलियम एडम है, वो उन्होंने बंगाल प्रेसिडेंसी का वहां पे सर्वे किया। तो बंगाल प्रेसिडेंसी बेसिकली बंगाल, बिहार, जो भी नॉर्थ ईस्ट जितने भी एरियाज थे उनका सर्वे किया। तो उन्होंने वहां अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि ऑलमोस्ट 1 लाख स्कूल्स, मतलब स्कूल्स तो नहीं, पाठशालाएं, गुरुकुल्स उनको मिले। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पे कि कोई इनकी पाठशाला या गुरुकुल नहीं है। और ये सारे कम्युनिटी मेंटेन थे, जो गांव के लोग थे वही लोग चलाते थे। और यहाँ पे कोई कास्ट का कोई बैरियर नहीं था। और एडम्स ने खुद उन्होंने भी अपने रिपोर्ट में लिखा है कि जो तथाकथित उच्च जाति के लोग हैं वो पाठशाला में भेजने से हिचकते नहीं है। जहाँ पे टीचर लोअर कास्ट के जो हैं वहां पे अगर रहते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो सब जगह भेजते हैं। तो ये एडम ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है। प्लस उनकी जो उन्होंने कुछ ऐसी डेटा भी पब्लिश किए जो कहते हैं कि भाई दलित जाति के, मतलब जो आज दलित कहलाते हैं, उन्होंने बताया कि भाई उन्होंने नाम लिया, चांडाल जो जाति होती है उनके टीचर्स भी हैं स्कूल में। तो आप सोच सकते हैं कि जो महादलित जाति कहलाती है उनके टीचर्स भी थे गुरुकुल्स में और पाठशालाओं में, और स्टूडेंट्स भी थे। उन्होंने लिखा है 61 डोम स्टूडेंट्स, 61 चांडाल स्टूडेंट्स वर देयर, दैट वाज इक्वल टू वैद्या स्टूडेंट्स। तो वैद्या जो है वो कहने को एक अपर कास्ट जो कहते हो आप, उसमें आते हैं, और उतने ही स्टूडेंट्स दलित कास्ट के भी थे। तो ऑब्वियसली कहीं भी किसी को पढ़ने में मनाही नहीं थी। इनको पढ़ने के लिए जो था वो सारी किताबें, महाभारत, रामायण, गीता, पंचतंत्र, जो भी लोकल इनके टेल्स होते थे वो पढ़ाई जाती थी। यहाँ तक कि उच्च शिक्षा संस्थान भी होते थे, मतलब हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, और वहाँ पे अरिथमेटिक, एस्ट्रोनॉमी, इस टाइप की सब्जेक्ट्स पढ़ाई जाती थी। मेडिसिन पढ़ाया जाता था, म्यूजिक, लिटरेचर। और ये भी लिखा है उन्होंने अपने रिपोर्ट में कि जो नाई होते थे, जो नाई हैं जाति के लोग, वो बहुत ही अच्छे सर्जन माने जाते थे। तो आप अब सोच सकते हैं कि जो नाई, जो आज बैकवर्ड क्लास में जिनको रखा गया है, उनको इतना राइट्स था कि वो लोग सर्जरी का काम भी करते थे, इन द सेंस कि वो उनको मेडिसिन भी पढ़ने का अधिकार था। तो ये कहना कि हमको पढ़ने नहीं मिला, इट इज ऑल काइंड ऑफ नैरेटिव, ये बनाया गया है बाद में। और इसको लाने या इसको एक तरह से देखा जाए तो जो ये कास्ट हायरार्की है एजुकेशन सिस्टम में लाने वाले, वो खुद ब्रिटिश हैं। जो ब्रिटिश सिस्टम है, उन्होंने ही खुद ये कास्ट हायरार्की अपने एजुकेशन सिस्टम में लेके आई थी। उससे पहले तक ऐसा कोई भी गुरुकुल सिस्टम में कोई हायरार्की नहीं थी, कोई किसी को पढ़ने की रोक नहीं थी।
तो आई थिंक बहुत लोग ये जानते नहीं है कि ये इस टाइप का जो डिवीजन है वो अंग्रेजों ने खुद लाया था, और उनके क्या क्या स्टेटमेंट्स थे। तो मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल आर बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं तो लोगों से कहूँगा कि भई आजकल तो बहुत आसान है, जाइए किसी चैट जीपीटी वगैरह पे और जेम्स मिल्क की पुस्तक को समराइज़ करके पढ़ लीजिए। तो वैसे तो 2 वॉल्यूम में है, बहुत टाइम लगेगा, लेकिन चैट जीपीटी से कहेंगे कि साहब 2000 वर्ड्स में, 3000 वर्ड्स में समराइज़ कर दे, तो कर देगा। उसको करके पढ़ लें। उसी से पता चल जाएगा कि क्या-क्या बातें वो कहता है। वैसे एक इस पे अथॉरिटी है डॉक्टर कुंदन सिंह, आज मैं उनके साथ भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। उन्होंने वो पूरा का पूरा जो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जो अमेरिकन भारतीय बच्चों को हीन भावनाएँ जो पढ़ाई जा रही थी, उसके लिए उन्होंने वो पूरा काम किया है और बहुत अच्छी एक रिसर्च पब्लिश की है। आई विल बी टॉकिंग टू हिम टुडे। तो वो भी आएगा, तो उससे भी और लोग जो है वो समझेंगे। ऐसी-ऐसी शब्दावलियाँ यूज़ की गई हैं, मुझे तो लगता है पहले सबसे पहले कि भई मनुस्मृति के ऊपर, तो मनुस्मृति जब पहले विलियम जोन्स आया यहाँ पर, विलियम जोन्स वाज़ एक्चुअली somewhat romanticized by the depth of knowledge of the Indian philosophy। तो लेकिन था तो अंग्रेज़ ना, तो अंग्रेज़ों में तो भई गॉड, लॉ ऑफ गॉड क्या है? लॉ ऑफ गॉड बहुत ज़रूरी है। एब्राहमिक सिस्टम्स में वो मैंने डिफरेंसेस क्या है, आई हैव अ बुक ऑन दैट, ऑल रिलिजन्स आर नॉट द सेम। तो वो कहा कि भाई वी हैव टू फाइंड द लॉ फॉर द हिंदूज़, और फिर ही डिस्कवर्ड द लॉज ऑफ हिंदूज़ फॉर देम। हिंदुओं को अपना लॉ नहीं पता था, उसने बताया कि तुम्हारा लॉ तो मनुस्मृति है। उसको उठा लिया जेम्स मिल ने। जेम्स मिल ने फिर उसका जो कबाड़ा किया, फिर बाकी हम सब देख ही रहे हैं। लेफ्टिस्ट आ गए, फिर हमारे नेहरू जी आ गए। नेहरू जी तो वैसे ही हिंदू रिवाइवलिज्म के खिलाफ थे, तो हमारे नेहरू चाचा ने फिर उस पे और थोड़ा सा छौंक लगाया, और उसके बाद फिर वी आर कृष्णा अय्यर जैसे जजेस आ गए। और धन्य हो हमारे भारतीय जनता पार्टी वाले, जिन्होंने कोई भी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी बिल्डिंग की नहीं है, ना अपने संगठन में, ना अपने आनुषंगिक संगठनों में। तो इसका परिणाम आज हम भुगत रहे हैं। कोई बात नहीं, अब इंटरनेट आ गया है। इंटरनेट से बहुत सारी समस्याएँ सुलझी हैं, सॉल्व हुई हैं। लोगों को बहुत सारी चीज़ों के असलियत के बारे में पता चली है। इस्लाम की असलियत हमारे सामने खुल गई है, अब इसकी भी असलियत खुलेगी, क्यों नहीं? बिल्कुल। तो आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, इसके लिए आपको बहुत-बहुत बधाई। और थोड़ा-सा अंत में ये बताएँ कि ये जो आपने बीड़ा उठाया है, इसको अपनी परिणति तक कैसे पहुँचाया जाए? देखिए संजय जी, हमने अपना जर्नी शुरू किया था तो इट वाज मोर ऑफ एन अवेयरनेस जर्नी, क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि लोगों को पता ही नहीं है कि ये जो डेटा है, जो नैरेटिव है, उसका बेस क्या है, और जितने भी एट्रोसिटी लिटरेचर हैं वो किस हद तक झूठे हैं। तो हमारा तो जर्नी वहीं से स्टार्ट हुआ था कि हम अवेयरनेस लेके आए, और पहला स्टेप था अवेयरनेस, सेकंड स्टेप था कॉन्शियसनेस। एक बार जब अवेयरनेस आ जाएगी लोगों में, तो उसके बाद लोग अपने आप ही अपने राइट्स के लिए कॉन्शियस होंगे, और उसके बाद आएगा रेजिस्टेंस। तो अभी जो है हमारा वो फेज चल रहा है वेयर वी आर समवेयर इन बिटवीन अवेयरनेस एंड कॉन्शियसनेस फेज। हमने अवेयरनेस एक हद तक ला दी है, अब लोग धीरे धीरे कॉन्शियस होना शुरू हुए हैं, और वो अपने राइट्स के लिए डिमांड उठाना शुरू कर रहे हैं। तो उसके बाद आएगा कि रेजिस्टेंस, जब वो लोग अपोज करने लगेंगे पॉलिसीज को कि ये सही नहीं हो रहा है और इसको रीलुक करना चाहिए। तो आई थिंक हम उस स्टेज तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि एज अ जनरल कैटेगरी हमारी वॉइस जो है वो थोड़ी कंसोलिडेट हो, क्योंकि क्या होता है कि हम बहुत ही स्कैटर्ड हैं। कोई आधे लोगों को अवेयरनेस नहीं, आधे लोगों को पता नहीं, आधे लोगों को कोई एक पार्टी पसंद है, कोई दूसरी पार्टी पसंद है। तो दे आर नॉट, मतलब वो उनका जो है प्रायोरिटीज, दे आर नॉट अबाउट कॉन्शियस अबाउट देयर ओन राइट्स। तो एक तरह से जो अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस के बाद उनको एक कंसोलिडेट करना है, उनको एक वोट बैंक की तरह, जैसे बाकी ग्रुप्स को वोट बैंक की तरह ट्रीट किया जाता है, वैसे ही जनरल कैटेगरी एक बार जब कंसोलिडेट हो जाएगी, इट विल बिकम अ वोट बैंक। उसके बाद देन वी विल हैव दैट काइंड ऑफ पावर टू से कि भाई हमको ये पॉलिसीज नहीं चाहिए, या पॉलिसीज जो है ये गलत है आपकी, एंड देन वी कैन ऑल्सो डिक्टेट टर्म्स। तो हमारा एम है उस लेवल तक पहुंचने का।
but we are again a very small number of people who are बट working. अल्टीमेटली अवेयरनेस के माध्यम से ही पहुंचेंगे उस पर, और कुछ भी करेंगे तो फिर उसमें लोग जो है वो मोटिव्स ढूंढेंगे। तो आई थिंक लेट अस कंटिन्यू डाउन दिस पाथ। यस, करेक्ट। तो अभी तो हमारा जर्नी अवेयरनेस कॉन्शियसनेस में ही है। उसके बिल्कुल। बाद आगे की देखी जाएगी फिर क्या नहीं, होगा। दैट्स वेरी गुड आइडिया। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी, आज की चर्चा को यहीं पर समाप्त थैंक करते यू हैं। सो मच सर आगे भी बुलाने के आपसे लिए। जुड़ेंगे निश्चित रूप से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हाँ, धन्यवाद।